Welcome in geography class, chapter number 2, the origin and evolution of the earth, part 2. पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो का, ये हमारा पार्ट 2 है। बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखिए बच्चे, आज हम इसमें मैंने आपका पार्ट 1 तक का जो पढ़ा दिया था, इसमें ऑरिजिन ऑफ अर्थ और ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यहाँ तक मैंने आपका करा दिया था। अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्स। मैं आज आपका जो टॉपिक कराऊंगी ना बेटा, अब हम उसको करेंगे ऑरिजिन ऑफ द स्टार्स या फिर द स्टार फॉर्मेशन। अब देखिए, स्टार फॉर्मेशन है, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की जो थिंकिंग्स थी, उनकी थ्योरीज थी, उनको पढ़ा। यूनिवर्स के बारे में क्या क्या थ्योरीज थी, उनको भी पढ़ा। तो अब हम तारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्स हैं उनके निर्माण के बारे में, कि कैसे बताया गया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि निर्माण कैसे हुआ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। देखिएगा बच्चे कि जो हमारा ब्रह्मांड था, प्रारंभिक ब्रह्मांड, स्टार्टिंग में जो ब्रह्मांड था, इसमें ऊर्जा और पदार्थ, इन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो समान नहीं था, इक्वल नहीं था। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं था, पदार्थ का और ऊर्जा का। जो हमारा इनिशियल डेंसिटी है, डेंसिटी के स्टार्टिंग में जो डिफरेंशिएट आ गए थे, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जाती है, इसकी वजह से डेंसिटी में शुरू में ही डिफरेंशिएट आ गए थे, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का एकत्रण हो गया। जो पदार्थ है हमारा, देखिए दोबारा से सुनिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हम मैटर और एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स के अंदर मैटर और एनर्जी सेम नहीं है। जो यूनिवर्स है ना बच्चे, ये मैटर और एनर्जी वाज नॉट इवन। कब की बात है? अर्ली यूनिवर्स की। जो अर्ली यूनिवर्स था उसमें हमारा पदार्थ और ऊर्जा ये दोनों इक्वल नहीं थे। These initial densities differences gave rise to differences in gravitational forces and its caused to the matter to get drawn together। अब देखिएगा बेटा, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जाती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन दोनों के अंदर भिन्नताएं आती चली गई, अंतर आता चला गया, ऊर्जा में भी और हमारे पदार्थ में भी, मतलब मैटर में भी और एनर्जी में भी। जो डिफरेंशियस आए, ये किसकी वजह से आए? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आए। तो जिस वजह से जो मैटर था वो डाउन हो गया। मैटर मीन्स जो पदार्थ था, गेट ड्रॉन टुगेदर, जो एक साथ होना चाहिए था वो एक साथ ना होकर एक तरफ इकट्ठा हो गया। और यही जो दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। और यही मैटर जो एक तरफ इकट्ठा हुआ, ये हमारी आकाशगंगा, हमारी जो गैलेक्सी है उसके बनने का आधार बना। इसी की वजह से गैलेक्सीज बनी। दोबारा देखिए, एनर्जी और मैटर हमारे जो प्राइमरी यूनिवर्स था उसमें सेम नहीं थे, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें अंतर आता चला गया, और अंतर आने की वजह से जो मैटर था वो एक तरफ उसका एकत्रण हो गया, वो एक तरफ इकट्ठा हुआ, एनर्जी से अलग हो गया, जिसकी वजह से आकाशगंगा बनी। जो आकाशगंगा है, इसके अंदर बहुत सारे असंख्यक अकाउंट, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसके अंदर बहुत सारे तारे हैं। कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे, हमारे तारों का ग्रुप होता है आकाशगंगा के अंदर। आकाशगंगाओं का जो एरिया है इतना अधिक होता है, इतना बड़ा होता है कि उनकी जो दूरी होती है ना बच्चे, वो लाइट ईयर्स में नापी जाती है, हज़ारों प्रकाश वर्षों में दूरी नापी जाती है। तो एक अकेली आकाशगंगा जो होती है, एक अकेली जो गैलेक्सी होती है, इसका जो डायमीटर है, अकेली गैलेक्सी का डायमीटर, वो 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर के बीच में होता है। देखिएगा दोबारा, इन्होंने कहा है कि जो डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी, अगर हम एक सिंगल गैलेक्सी का डायमीटर समझते हो ना, कि सपोज़ ये एक सर्कल है, अगर इसके अंदर का डायमीटर, ये तो बीच में तो रेडियस हो गई, सेंटर से लेके कहीं पर भी आप कर दो, ये रेडियस है सेंटर से कहीं पर भी। लेकिन जब एक किनारे से और कोई दूसरा किनारा ऐसे मिल जाता है, तो ये आपका होता है डायमीटर।
एक किनारे से दूसरा किनारा, चाहे वो ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे हो जाए, कहीं पर भी, ठीक है। तो अगर एक अकेले डायमीटर देखिए अकेले आकाशगंगा का, गैलेक्सी का, तो 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर के बीच में हो सकता है। तो एक आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत होती है, एक आकाशगंगा जो बनती है, हमारी जो गैलेक्सी बनती है बच्चे, वो हाइड्रोजन गैस से, जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस पाई जाती है, एक हाइड्रोजन गैस से बने जो विशाल बादल बनता है, उसके संचित होने से, उसके इकट्ठे होने से बनती है। मतलब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के इकट्ठे होने से हमारी एक गैलेक्सी का निर्माण होता है। पहले वो एक बहुत बड़ा बादल के रूप में दिखाई देती है, फिर उस बादल के रूप में किनारे से बन जाती है, अलग से एक सर्कल सा दिखता है, उसमें बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप नज़र आते हैं। जब उस बादल के अंदर बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप नज़र आते हैं तो हम उसे गैलेक्सी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो एक बहुत बड़ा बादल बना, तो बादल को हमने नेबुला कहा, और इसी बढ़ती हुई नेबुला में गैस का झुंड बढ़ता चला गया। नेबुला कहा ना, इसी बादल के अंदर और गैस बढ़ती चली गई, और गैस बढ़ती चली गई, और ये बड़ा होता चला गया। तो ये जो झुंड था, ये बढ़ते 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 बहुत बड़े एक गैस के पिंड में बन गया, गैस के पिंड में बदल गया, गोला बन गया इसका, जिनके अंदर तारों का निर्माण फिर शुरू हुआ, तारे बनने शुरू हुए। और ऐसा माना जाता है कि जो तारों का निर्माण है बच्चे, आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। कितने? 5 से 6 बिलियंस ईयर्स एगो, इतने दिन पहले हुआ था। अब देखिएगा जो ब्लू बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, ये शो हो रहा है, अ लाइट ईयर इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। जो लाइट ईयर होता है ना, वो हमारा केवल डिस्टेंस को नापता है कि ये जो अंतरिक्ष में हमारे यूनिवर्स में चीज़ें हैं, ये इससे कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट से कितनी दूरी पर है, सन से कितनी दूरी पर है, तो केवल ये दूरी नापते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं, बल्कि टाइम को नहीं नापते। तो आगे दिया है इसमें आपकी बुक में, लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। देखिएगा बेटा, जो लाइट ट्रेवल्स है, जो हमारी लाइट्स हैं, जैसे सनलाइट है, वो भी जब कहीं पर आएगी, धरती पे आएगी, तो आने में बहुत टाइम ले लेती है। तो लाइट ईयर की स्पीड कितनी है? किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड है इसकी। एक जो प्रकाश की गति होती है ना बेटा, वो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का ट्रेवल तय करती है, यात्रा तय करती है। वो इतना बड़ा रास्ता तय कर देती है एक सेकंड में। तो सोचिएगा कि एक साल के अंदर जो प्रकाश है, पूरे 1 ईयर के अंदर जो लाइट है, जितनी दूरी तय करेगा, वो उसका एक प्रकाश वर्ष होगा, एक लाइट ईयर होगा। मतलब दोबारा से सुनिएगा कि जो 1 ईयर के अंदर हमारी रोशनी, सनलाइट जाने में कितना टाइम लेगी एक साल में, वो उसका लाइट ईयर होता है। अब देखिए बच्चे कि जो एक प्रकाश वर्ष अब किसके बराबर है। अब इन्होंने कहा है कि भाई प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होगा। तो 9.461 मल्टीप्लाई 1012 किलोमीटर। अब देखिएगा 9.46 कह सकते हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई 10.12 से होगा, 10-12 किलोमीटर से होगा, तो कितना आंसर आएगा? वो इस एक लाइट ईयर्स के बराबर है। मतलब अगर 9.461 को 1012 के साथ मल्टीप्लाई, किलोमीटर के बराबर इतना किलोमीटर आ जाएगा। देखो इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आएगा वो हमारा किलोमीटर है। तो इस किलोमीटर के बराबर एक लाइट ईयर होता है हमारा। अब अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ का, वो 14,95,98,000 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 14,95,98,000 किलोमीटर है। तो जो हमारे लाइट ईयर है, इस लाइट ईयर के मामले में क्या है कि ये हमारे प्रकाश का कितना है, देखिएगा इसमें, द टर्म ऑफ लाइट ईयर्स इट इज़ 8.311 मिनट। अब देखिएगा कि प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। प्रकाश वर्ष का दिया हुआ है इन्होंने कि जो हमारा एक प्रकाश वर्ष जितना किलोमीटर तय करता है, तो वो कितना 8.311 है। तो ये तो आपके लाइट ईयर के बारे में बातें थी। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब देखिएगा बेटा प्लैनेट्स कैसे बने।
द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब देखिएगा बच्चे, जो ग्रहों का विकास है, ये हमारे जो ग्रह की स्टेजेस हैं, इसके डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट टाइप की बातें, इनकी अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो नंबर 1 देखिएगा, जो हमारे तारे हैं, स्टार्स हैं हमारे जो स्टार्स हैं, इसमें क्या दिया है कि जो नेबुला के अंदर गैस, नेबुला के अंदर एक जो क्लाउड है गैस का, उसके अंदर जो झुंड होते हैं, तो ये हमारे तारे उसके अंदर का झुंड है। एक नेबुला के अंदर जो गैस बनती है तो गैस से बने हुए होते हैं, तो उसका झुंड है। अब इन्होंने इसमें कहा है कि नेक्स्ट देखिएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स leads to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core। जो तारे हैं, हमने बताया कि जो हमारे नेबुला है, इसके अंदर गैस का एक झुंड है, और इन झुंडों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे गैसीय बादल के अंदर क्रोड का निर्माण हुआ है। समझ आया? मतलब एक गैस का क्लाउड है जिसके अंदर जो झुंड बनता है गैस का, वो हम तारे बोल देते हैं। वो हमारे, क्योंकि इनके अंदर अपनी हीट होती है, तो ये चमकते हैं, हीट होने की वजह से दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो गैस का बादल है, इस गैस के बादल के अंदर क्रोड का निर्माण हुआ है, क्रोड बना है। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस भी और धूलकण, ये इनकी हमें एक प्लेट सी घूमती हुई नज़र आती है चारों तरफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि एक गैस का झुंड है, वो उसमें हीट होती है, वो दिखाई देता है ग्रेविटेशनल फोर्स की होने की वजह से। गैस के झुंड के अंदर ही क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैस के क्रोड के चारों तरफ गैस और धूलकणों से घूमती हुई एक तश्तरी, एक प्लेट जैसी, एक रोटेटिंग जो डिस्क, एक घूमती गोल गोल प्लेट जैसी नज़र आती है। ठीक है, एक अवस्था तो ये बताई है इन्होंने। नंबर 2, इन द नेक्स्ट स्टेज। अब देखिए बेटा, पहली स्टेज क्या हुई कि गैस का बादल बना, गैस के बादल में उसमें गैस का झुंड सा बनता चला गया, स्टोरेज होती चली गई गैस, और ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से उसमें क्रोड का निर्माण हुआ, क्रोड बना। और इसी गैस के क्रोड के चारों तरफ जो क्रोड का निर्माण बना है ना, इस क्रोड के चारों तरफ गैस की और डस्ट की घूमती हुई एक तश्तरी सी, एक रोटेटिंग प्लेट सी हमें नज़र आई। फिर नेक्स्ट अवस्था इसकी स्टेज बनी, जो गैस का बादल है, अब उसमें कंडेंसेशन शुरू हुआ, और क्रोड को ढकने वाला जो पदार्थ है, जिसकी वजह से क्रोड ढका हुआ था, वो छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित होने लगा, छोटे छोटे गोले बनने लगे। पहले गैस का बड़ा बादल था, फिर उसमें हीट पैदा हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्रोड बना, क्रोड के चारों तरफ एक प्लेट घूमने लगी। अब उस गैस के बादल के अंदर धीरे धीरे संघनन, मतलब कंडेंसेशन शुरू हुआ। क्या होता है संघनन? धीरे धीरे उसका हल्के से ठंडा होना, उसका जमना। अब क्रोड को जो ढकने वाला पदार्थ था, ये छोटे छोटे गोलों के रूप में बढ़ गया, और ये छोटे गोले किसके बने हुए थे? इनके अंदर एटॉमिक, यानी कि एटम थे, अणु थे। वो एटम आपस में घर्षण होने की वजह से, रगड़ने की वजह से ये बड़े बड़े गैस के गोले छोटे छोटे गैस के गोलों में टूट गए। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे प्लैनेट एस्टिमेल्स हैं, उनके अंदर बनने शुरू हुए, प्लैनेट एस्टिमेल्स बनने शुरू हुए। मतलब गैस के गोले अलग अलग हो गए, और जो ग्रहाणु हैं वो बनने शुरू हो गए, और आपस में कोलिजन की क्रिया हुई, टकराना हुआ, और इससे बड़े पिंड जो थे वो बनने शुरू हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिज़ल्ट ये आया कि आपस में जुड़ गए। और छोटे जो पिंड हैं, छोटे पिंड की जो संख्या है बेटा, छोटे पिंड की ज़्यादा संख्या होना ही हमारा ग्रहाणु है। हमारे प्लैनेट एस्टिमेल्स हैं वही कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कोलिजन हुआ। इसमें देखिएगा, गैस का जो बड़ा बादल था, क्रोड हुआ, धीरे धीरे टूटे, ठंडे हुए, टूटे, गैस के गोलों में चेंज हुए, आपस में कोलिजन हुआ, टकराए, टकराने की वजह से पिंड टूटने शुरू हो गए उस बड़े गैस के गोले की वजह से। ठीक है, और बेटा जो छोटे पिंड थे इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, जो बड़े पिंड थे वो आपस में जुड़ भी गए, जो गैस के बड़े पिंड थे। अब नंबर 3 देखिएगा, जब फाइनल स्टेज आई, पहली स्टेज में
तो गैस के बादल का निर्माण हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अंदर क्रोड का निर्माण हुआ और चारों तरफ एक गैस की प्लेट से घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि गैस की प्लेट इस क्रोड की रक्षा कर रही है। नंबर 2 में जो गैस के बादल थे वो धीरे धीरे ठंडे हुए और जो क्रोड को ढकने वाला पदार्थ था, जिसकी वजह से क्रोड ढका हुआ था, अब वो पदार्थ छोटे गोलों के रूप में बंटना शुरू हुआ, टूटना शुरू हुआ। ठीक है, हमने इन्हें ग्रहाणुओं कहा, ग्रहाणुओं। इसके बाद आपस में गैस के गोलों में कॉलिजन हुआ, आपस में टकराए। कॉलिजन होने से, ठीक है, टकराने से आपस में जब कॉलिजन हुआ तो बड़े पिंड बनने शुरू हो गए और जो बड़े बड़े पिंड थे, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन बड़े पिंडों में आई एक दूसरे की तरफ, क्योंकि फोर्स क्या करती है, एक दूसरे की तरफ खींचती है। इन बड़े पिंडों को, जो गैस के पिंड थे, गैस के गोले थे बड़े बड़े, इनको आपस में एक जगह खींचा तो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और जो छोटे छोटे गोले थे वो अलग हो गए। अब लास्ट स्टेज है इसकी, फाइनल स्टेज, दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्सरेट टू फॉर्म ए फीवर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। जो अंतिम लास्ट अवस्था आई तो इनके जो अनेक बोला है मैंने, बहुत सारे जो छोटे छोटे गोले थे गैस के, वो अब कुछ बड़े ग्रहों के पिंड के साथ में जाके बड़े रूप ले लिया, बड़ा रूप धारण किया। उनके अंदर गैस भरती चली गई और उन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया। तो ये तो था ग्रहों का निर्माण। ठीक है, इसके साथ में आप नीचे टेबल देख सकते हो, दूरी दिया है, घनत्व दे दिया, अर्ध व्यास और उपग्रह दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज तक के लिए ग्रहों के निर्माण तक। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोलर सिस्टम कराऊंगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू गाइस।